रहीम, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज यहाँ शॉर्ट नोट्स पे आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आप सबको पता है कि कल यानी 26 तारीख को बारामूला पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आप सबको पता है कि डीडीसी चेयरमैन बडगाम जनाब नज़ीर अहमद खान साहब का एक इन्फ्लुएंस है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो उस हवाले से नज़ीर अहमद खान साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फॉर्मेट रहेगा, पहले ओपनिंग रिमार्क्स देंगे हमारे तर्जुमान जनाब मीर मुश्ताक साहब। इसके बाद नज़ीर अहमद खान साहब अपना ब्रीफ एड्रेस देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मीर मुश्ताक साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुश्ताक साहब। तो का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तशरीफ़ लाया। आप सभी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कल शाम को भी आपने देखा होगा कि अचानक यहाँ पर दौरा हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब और सीनियर रहनुमा, दीनी रहनुमा और सियासी रहनुमा है आबिद अंसारी साहब भी यहाँ तशरीफ़ आवर हुए। चूँकि इससे पहले भी उन्होंने थ्रू मीडिया डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान साहब से इल्तिमास किया कि हमें आपका ताउन चाहिए, खुसूसी तौर इस बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के हवाले से। चूँकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो नज़ीर साहब की सियासत जो है ये इलेक्टोरल सिस्टम को तस्लीम करते हुए हम इससे बाहर नहीं रह सकते हैं। तो इस हवाले से लोगों के साथ गुफ्त शनीद हुआ। पिछले मुझे लगता है कि 15 दिन से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपने भी एक हमारा मेगा इवेंट कवर किया है जिसमें लोगों की तजवीज़ें हमने हासिल की। इसके बाद फ़ोन पर व्हाट्सअप के ज़रिए यहाँ मिलते हुए नज़ीर साहब लोगों ने अपनी अपनी आरा से हमें नवाजा है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज नज़ीर अहमद खान साहब फार्मली अनाउंस करेंगे बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट में हमारी हिमायत किन शख्स को रहेगी, किस पार्लियामेंट उम्मीदवार को रहेगी। तो नज़ीर साहब खुद बात करेंगे। उस हवाले से आपसे इल्तिमास है कि नज़ीर साहब जो ही अपनी बात ख़त्म करेंगे उसके बाद आप सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवालात का इसी हवाले से होना लाजमी है कि बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट पर नज़ीर अहमद खान साहब का ताउन किसको रहेगा, क्यों रहेगा, किसको रहेगा। नज़ीर अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मैं पिछले 4 साल से बहैसियत इंडिपेंडेंट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल काम कर रहा हूँ। चूँकि हमारे घर में मैं बचपन से पॉलिटिकल माहौल में रहा हूँ, मेरे वालिद साहब एमएलए भी रहे और मंत्री भी रहे, तो उनके साथ मुझे पूरा ये खाका देखने को मौका मिला, सेक्रेटरीट से लेकर पार्टीइज़म तक और ग्राउंड लेवल का जो पॉलिटिकल हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखने का मुझे अच्छी तरह से मौका मिला। आप जानते हैं कि जब से मैं चेयरमैन बना मैं इंडिपेंडेंट चेयरमैन हूँ और मेरा सिर्फ एजेंडा ये है कि पॉलिटिक्स जो है इसका जो जिस्ट मैंने निकाला है वो सिर्फ ये है कि अपने इलाके को एक 4 टायर पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पंचायती राज है, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके बाद हमारा डीडीसी है, उसके बाद असेंबली का है और उसके बाद पार्लियामेंट का है। ये सिस्टम जो है ऊपर नीचे तक, बड़े प्रोजेक्ट से लेकर छोटे प्रोजेक्ट्स तक, माइनर इश्यूज तक, जो ये सिस्टम हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने दिया, तो मेरा सिर्फ ये है कि इन 4-5 टायर्स को ज़िले बडगाम की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। ओनली 1 पॉइंट एजेंडा, ओनली डेवलपमेंट इन एवरी रेस्पेक्ट, इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ज़िले बडगाम की तामीर और तरक्की जो है मेरी ज़िंदगी का, सियासी ज़िंदगी का एक उसूल बना हुआ है और इसके लिए मैं जो काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि 4 साल के अंदर में मुझे मौका मिला कुछ पार्लियामेंट, चूँकि आज पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे बडगाम के 2 हिस्से हो गए, 2 असेंबली सेगमेंट्स हमारे बारामूला पार्लियामेंट सेगमेंट में चले गए और 3 हमारे जो हैं खान साहब, चाडोरा, चरार शरीफ और श्रीनगर के साथ गए। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि अगर ऐसा ना होता, मेरी ये बदकिस्मती मेरे बडगाम की ना होती, मैं खुद अपने आप को आज पेश करता एज ए पार्लियामेंट कैंडिडेट। चूँकि मेरा 24 घंटा बडगाम की देख रेख डेवलपमेंट के एतबार से मेरी ज़िंदगी सर्फ हो रही है 4 साल से, आप भी गवाह हैं। तो इस दौरान मुझे कुछ पराए पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ मेरा संपर्क रहा और कुछ अपनों के साथ, लेकिन मैं हर जगह मायूस रहा।
एक बार मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे जम्मू के मेंबर पार्लियामेंट जो इस वक्त पीएमओज में है, डॉक्टर जितेंद्र, जब एक रिव्यू लेने के लिए वो ज़िले बड़गाम में आ गए, तो जब मैंने उसको अपने बड़गाम का खाका पेश किया, मेरा जो अंदाज़े बयान था उसमें जो दर्द थी कि हमारे बड़गाम को कैसे डेवलप किया जाए, तो उसने मुझे कहा बाद में कि मैं बहुत मुतासिर हूँ आपके काम से, आपकी देख रेख से, आपकी मेहनत से। तो उसने मुझे कहा कि आप दिल्ली आ जाएं, मेरे पास लंच भी करें, आपके जो इश्यूज़ हैं, मेरी बहुत बड़ी डिमांड जो ये है कि एक 4 वेज़ रोड बनाना चाहता हूँ जम्मू के लिए, अपने बड़गाम से, जो बड़गाम से होते हुए बीरवा, तोशा मैदान, गुलमर्ग से कनेक्ट होते पुंछ, राजौरी और जम्मू पहुँचे, ताकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर, इसमें हमारा जो ये कच्चा माल है, एप्पल का है, अखरोट का है, ये हमारा काजीगुंड में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब स्लाइड्स आती हैं, बारिश होती है, माली जानी नुकसान होता है। तो मैंने कहा एक अल्टरनेटिव हम आपको पेश करें जिसमें कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है, स्लाइड नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट उठाने जा रहा हूँ, और उसके साथ मैंने उसको कहा कि हमारे बड़गाम में कम से कम 2 पंचायत पायलट बेसिस पर उठाएं, जिनको अब सोलर पंचायत जैसे आपने सांबा में किया। तो उसने जब मुझे आने को कहा, मैं आपको दावे से कहता हूँ, जब मैं दिल्ली चला, 2 बार गया मिलने के लिए, वहाँ पहुँच के उसने कहा अभी फ़ोन करते हैं, अभी फ़ोन करते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे दिल्ली जाकर जितेंद्र साहब ने मुझे मुलाकात नहीं दी। और उसके बाद अपना जो मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप हैरान रह जाएंगे कि काफ़ी टाइम से वो हमारे एमपी हैं। 5 करोड़ एक मेंबर पार्लियामेंट के फंड्स होते हैं। मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये श्रीनगर के साथ उस वक्त मतलब अटैच्ड था उस पार्लियामेंट सेगमेंट में। आपने देखा कि आज तक मेरा एक रिकॉर्ड है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने मेंबर पार्लियामेंट फंड से कोई ऐसा काम यहाँ नहीं किया, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया, कोई मतलब जो हमारे स्कूल एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ सेक्टर के हवाले से, जो हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे, उनको मदद करने में उसने आज तक हमें कोई 10 पैसा नहीं दिया। हालांकि मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ, एज ए चेयरमैन उसको भी एक रिव्यू मीटिंग एज ए मेंबर पार्लियामेंट करने थे, वो 2 बार हमारे बड़गाम में आ गए। पहले 2023 फरवरी में आए। एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे चिरारी शरीफ में एक गाँव है सनंदारन, वहाँ एक हाई स्कूल है। पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में आज से 20-25 साल पहले राठौर साहब वजीर ख़जाना थे और उधर के एमएलए थे। उन्होंने वहाँ से एक गरीब आदमी का ज़मीन लिया, उसको कहा कि आपके बेटे को मुलाजिम लगाए। ये मैं अभी ये मैं टच करना चाहता हूँ अपने कि मैंने जिसको सपोर्ट करना है क्यों करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई पर्सनल चिरारी शरीफ में कोई वोट का लालच नहीं था, कोई पर्सनल, क्योंकि आई एम इंडिपेंडेंट चेयरमैन, मैं चाहता था कि पूरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो जाए। तो जब मैं वहाँ चला गया, उन लोगों ने वहाँ रोया, कहा कि देखो ये हमारी ये स्कूल की बिल्डिंग जो है, इसमें ना खिड़कियाँ हैं, ना दरवाजे हैं, ना छत है, और ये ज़मीन एक गरीब आदमी से, उसका नाम है मोहम्मद आसन मीर, ये राठौर साहब ने ज़बानी लिया, कहा कि आपके बेटे को मुलाजिम लगाए, लेकिन वो मुलाजिम नहीं लगा, ना उसको कंपनसेशन मिला। 20-25 साल हो गए और मैं चला गया वहाँ पे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, फरवरी में एक रिव्यू लिया हमारे पार्लियामेंट मेंबर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि हमने कुछ पैसा जमा किया, ऑलरेडी कुछ मौजूद है, आप हमें कोई 17 लाख रुपए अभी हमारे बाकी है, आप अपने एमपीलेट फंड से दे दीजिए। उसने कहा आई एश्योर यू कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। लेकिन जब वो श्रीनगर चले गए, उसके साथ पार्लियामेंट लग गया। मैं मानता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब की मसरूफियात थी, वो पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश की उसके ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करने के, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उनका दूसरा रिव्यू आ गया अगस्त के आखिरी हफ्ते में बड़गाम में, तो मैंने उसको याद दिलाया कि फारूक साहब आपने कहा था कि मैं ये पैसे दे दूं। तो उसने अपने PRO को बुलाया, उसने कहा कि क्या चेयरमैन साहब ने वो जो उस दिन वो डिमांड की थी वो पैसे नहीं डाले? तो उसने कहा कि मैं जो ही घर पहुंचूंगा मैं आपको 17 लाख रुपए दे दूंगा। तो मैं जब हमारी रिव्यू ख़त्म हो गई, फारूक साहब श्रीनगर गुपकार चले गए। जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर फारूक साहब के घर से चिट्ठी आई कि मैंने 17 लाख रुपए आपको रिलीज़ किए। ट्रेजेडी आप देख लीजिए। मैं खुश हुआ, DC साहब ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन क्या देखता हूं, सुबह यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ के DDC मेंबर और राठौर साहब के जो चहेते वहाँ थे, वो श्रीनगर चले गए। फारूक साहब को कहा कि अगर आपने चेयरमैन नज़ीर अहमद खान के
कहने पे ये पैसे डाले चरारे शरीफ के अंदर में, क्रेडिट उसको चला जाएगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाढ़ में जाने दो इस स्कूल बिल्डिंग को, उन बच्चों को, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और अफसोस है, वेरी अनफॉर्चुनेट मुझे कहना पड़ता है, फारूक साहब ने सुबह दूसरी चिट्ठी भेजी और उसमें लिखा कि मैं ये पैसे विड्रॉ कर रहा हूं। यही वो हालात हैं। वो पराया था जितेंद्र, जिसने यहां हमारे यहां खाया भी, पिया भी, रिव्यू भी लिया, तारीफें भी की, दिल्ली चला, मुलाकात नहीं थी, मेरे प्रोजेक्ट नहीं हुए। और अपने थे पार्लियामेंट के फारूक अब्दुल्ला साहब, और उसने देखो किस तरह से अपनी पार्टी के कहने पर, गलत मंशूर पर असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन उस मेंबर पार्लियामेंट होने को किया। और अफसोस की बात है, सुबह जब उसने विड्रॉ किया, और आप देखें कि रुसवाई हमको देखने पड़ी, देखनी चाहिए थी फारूक अब्दुल्ला साहब को एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और हम बेबस हो गए। और फिर मैंने डीसी साहब से मिन्नतें की, एलजी साहब से मैंने कहा कि बेइज्जती हो गई कि एमपी साहब ने हमें इस तरह से एक तरीके से एक सबटाज किया। तो फिर मैं अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब के पास चला गया, जो पैसा हमारा बाकी था तो उसने वहाँ से वो सैंक्शन करा के मैंने वो सनन दारन चरारी शरीफ का स्कूल जो लैंग्वेजिंग था उसको ठीक कराया, और ज़मीन वाले के जो डॉक्यूमेंट्स में वो तैयार कराए, बहुत करीब आप सुनेंगे कि उसको मैं कंपनसेशन दिलाऊंगा। और आज आपको मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मुदाखलत से वो स्कूल जो है मैंने उसको रिनोवेट किया, और 56 लाख रुपए मुझे फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिए, और मैं खुद उसको रिबन काटने गया। आप अंदाजा लगाए इस तरह के हालात में जब अपने लोग ऐसे हों, पार्टी के एजेंडा को क्या खाक में मिलाऊं जब कैरेक्टर पीछे काम नहीं कर रहा है। मैं पार्टी से किनारा कश क्यों हुआ? मैंने कांग्रेस में काम किया, मैंने राहुल गांधी को लाया बड़गाम, मैंने सोनिया गांधी को लाया, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को आरिजाल लाया, बीरवा लाया, शेखपुरा लाया, बड़गाम लाया, मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंगाई। 40-70 साल से ये डिमांड रही, 20-25-40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार चलाई, पीडीपी ने 12 साल सरकार चलाई, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हॉट लाइन और लाइफ लाइन है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम पूरा कश्मीर वैली का, और आज तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। आई गिव क्रेडिट टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसने मुझे कहा कि 150 बड़गाम के जी इज्जत लोगों को राजभवन लाओ और वहाँ चाय पियो, डिमांड करो आप हॉस्पिटल की। और दूसरे दिन उसने ये क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बुलाई, एक ऑर्डर हुआ सुबह के दिन कि बड़गाम के लिए हम 125 बेडेड हॉस्पिटल मंजूर कर रहे हैं। और कल ही आपने सुना होगा मरकजी पार्लियामेंट बजट जब शुरू हुआ, की फीचर उसमें आ गया, इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मेहरबानी से 100 मेगावाट दिस ग्रिड स्टेशन हमारे यहाँ जो हमारे बगल में ज़ियारत शरीफ है बाबा हनीफुद्दीन राठसुन के अंदर में, ये जो हमारी निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, उसने अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट में कि बड़गाम राठसुन में हम एक 100 मेगावाट ग्रिड स्टेशन मंजूर कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं आपस में फिर मैंने जब कंपैरेटिव स्टडी किया कि हमने क्या कर रहा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें किसी पार्टी के एजेंडा को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एजेंडा कह गूर छुन वनान म्यून दो चोक, मगर युस टेस्ट कर तम से लगा पता कि चोक कुछ तो मुदर कुछ। मैंने देखा हर पार्टी का एजेंडा बड़े कमाल के होते हैं, जब उसके पास उन्हीं के पास वो कैरेक्टर नहीं है कि वो अपने उस एजेंडा की देखभाल करें, उस पर कायम रहे, उसको आगे बढ़ाएं। यही झूठ बोलते हैं, यही धोखा देते हैं, यही गलत करते हैं कि नतीजा ये पहुंचा। मैं इंडिपेंडेंट सियासत को तरजीह दे रहा हूं पॉलिटिक्स पर, और यही सारी चीज़ें देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा। आपने देखा इस वक्त हमारे बारामूला पार्लियामेंट सेगमेंट में जिसका हम हिस्सा है, बड़गाम असेंबली सेगमेंट और बीरवा असेंबली सेगमेंट, उमर साहब को हमने देखा, हमारे एमएलए भी रहे, पार्लियामेंट में भी उनको देखा है, उसके बाप को भी देखा है। आप अंदाज़ा लगाइए 5 साल हमारा एमएलए रहकर उसने एक बोर्ड मीटिंग भी उसमें शमूलियत नहीं की। उसका तकब्बुराना जहन, कल कहा कि लोग भीख मांग रहे हैं वोट के लिए, वोट भीख मांगना ही है, ये भी एक अदा है, ये एक नदामत है, ये एक शराफत है, ये एक खादिम कौम होने की हकीकत है। अगर भीख मांगने की सूरत में अगर कोई किसी के घर में जाके मुझे वोट दे दे, और ये तकब्बुराना जहन इसका हमने उस वक्त टेस्ट किया जब वो हमारे एमएलए थे,
اور ایک بورڈ میٹنگ میں نہیں چلا. اس کا یہی سپیریارٹی کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے آج ہم مجبور ہو گئے کہ میں دیکھتا رہا پچھلے 2 مہینے سے ٹیسٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ کچھ ہفتہ پہلے میں نے اپنے گاؤں میں سارے ضلع بڑگام کے جو میرے چاہتے ہیں ویل وشر ہیں پولیٹیکلی چاہتے ہیں کہ بڑگام کو ڈیولپ کریں, ان سے میں نے رائے طلب کی. انہوں نے مجھے اجازت دی آپ جو فیصلہ لیں وہ ہمیں قابل قبول ہے. اور اس اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ فائٹ جو ہے وہ ہمارے ایک سجاد غنی لون صاحب جو پیپلز کانفرنس کے رہنما ہیں, اور ان کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے ایک ریلیجس دیندار اور بڑے پولیٹیکلی ہارڈ کور لیڈرشپ جو ہے عابد حسین انصاری صاحب بذات خود وہ سینئر رہنما ہے پیپلز کانفرنس کے, اور ان کے جو بھتیجے ہیں مولانا عمران انصاری صاحب اس کا بھی ایک بہت ہی بڑا نام نامی ہے. تو جب انہوں نے درخواست کی یہاں آ کے کہا کہ نذیر صاحب آج ہماری آپ مدد کریں, میں نے اس کا پورا ٹیسٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ سجاد صاحب لنڈن آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہیں, ایک بہترین گھر کے چشم و چراغ ہیں, ان کی والدہ تہجد گزار ہیں, ان کے والد صاحب نے بھی یہاں میں نے دیکھا جس گاؤں میں چلاتا ہوں بڑے سینئر بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ لون صاحب کی بہت احسان ہے ہم پر, اس وقت جب وہ پالیٹکس میں کام کرتے انہوں نے بھی شہادت پائی ہے. تو ان سب کو میں نے جب جمع کر کے سوچا کہ میرے ضلع بڑگام کی ڈیولپمنٹ میں جب میں دھکے کھائے اپنے ایم پی سے بھی پرائے ایم پی سے بھی نہ پارٹی سے کچھ ملا, میں نے دیکھا کہ یہ پوری جانچ پرکھ کے بہتر کیا رہے گا. مجھے یہی آیا کہ سجاد صاحب میرے گھر آئے, انہیں بڑی عزت کے ساتھ یہاں مجھے درخواست کی کہ نذیر صاحب ہم آپ کی مدد کے خواہاں ہیں, ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. ان کے ساتھ ہمارے سینئر اور ریلیجس جو ہمارے قائد ہیں جو عابد حسین انصاری صاحب, حالانکہ یہاں عمران صاحب نے مجھے دلی سے کال کیا, کہا کہ آئی ایم ویری سوری کہ آئی ایم ان ڈیلی, ادروائز میں بھی بڑا شوق رکھتا تھا کہ آپ کے گھر آ جائیں. ہمیں ان کے والد صاحب مرحوم جو انتہائی بہادر اور نڈر دیندار مسلمان لیڈر تھے پولیٹیکلی مولانا افتخار حسین انصاری صاحب, ان کو ہمارے والد صاحب کے ساتھ کافی یہ رغبت تھی, شفقت تھی, ہمدردی تھی. تو میں نے یہ ساری چیزیں جمع کر کے دیکھا تو اور آج میں آپ کے سامنے بہوش و حواس اپنے ضلع بڑگام کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ ہم محترم سجاد صاحب کو یہاں سے بڑے دل سے انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے تاکہ ہم بھی سیاسی باہر دیکھ لیں گے. آپ کو کہا کہ میں پارٹی کے نام کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں, پیپلز کانفرنس کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں, میں پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں, میں سجاد صاحب کی ذات کو, کیونکہ ایجنڈا پر میں کام نہیں کرتا ہوں, میں کریکٹر پر کام کرتا ہوں. میرے کریکٹر کو آپ نے 4 سال جانچا, میں جیسے خدمت کرتا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ, میں سجاد صاحب کو ایز اے پیپلز کانفرنس کا چیئرمین نہیں, میں اس کو ذاتی ایز سجاد صاحب کو دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. عابد صاحب کریکٹر کا ہر وقت فقدان رہا. ہمارے لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ میں کشمیر میں عام طور یہ کہا جاتا ہے یہ دلی میں ایک بات کرتے ہیں, جموں میں ایک بات کرتے ہیں, کشمیر میں, اور اسی کے پیچھے ہوئے ہم پبلک کشمیری عوام ہیں. سجاد صاحب کو ذاتی طور میں کیوں مدد کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ گواہ ہیں, آپ کے جو یہ اس وقت جو میڈیا آپ کی فریٹرنیٹی ہے یہ گواہ رہے گی, مرنے کے بعد بھی یہ میرے الفاظ جو ہیں یہ میری شہادت رہیں گے, یہ میری گواہ رہیں گے. میں سجاد صاحب کو ذاتی طور مدد کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے انالیسس کیا اوڑی سے لے کر یہاں بیروا تک, بیچ بیچ میں چونکہ میں پالیٹکس کے ساتھ رہا ہوں, میرے ڈیڈی کے ساتھ, میرے کانگریس میں بہت سارے جانے پہچانے ہیں, پی ڈی پی کے اندر میں بھی, اور اپنے بھی بہت سارے کولیگز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سجاد صاحب ذاتی طور بہت پسند ہے, آج ہم اس کی مدد کرتے ہیں. سب شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے, کوئی کانٹریکٹر ہے, کوئی مولوی ہے, کوئی لائر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, وداؤٹ دس کیپنگ اسائڈ دس پولیٹیکل پارٹیزم. تو جو مجھے تجزیہ ہوا اوڑی سے لے کر یہاں بارہمولہ سے لے کر بانڈی پورہ سے لے کر, میں حیران ہوں اپنی پارٹی یہ کہنے کو مجبور ہوگی, حالانکہ وہ بھی بہت ہی سٹرانگ ہولڈ ہے ان کا بارہمولہ کے اندر میں, وہ بھی سجاد صاحب کو دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ ہم سجاد صاحب کی مدد کریں. میں اس کے کریکٹر کو سپورٹ دے رہا ہوں, میرا اس کو انکنڈیشنل سپورٹ ہے. میں نے باقی جو فیوچر کے جو ایشوز ہیں پولیٹیکل, میں نے اللہ تعالیٰ پر یہ سب رکھا ہے, کیونکہ جب تک میں پارٹیز میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھا میں ہارتا رہا,
जब मैं अपने बलबूते पर खड़ा हुआ डीडीसी मेंबर भी बना और चेयरमैन भी बना, मुझे ये परेशानी नहीं है। कल अगर हो सका तो दूसरा स्टेज है, मेरा पूरा यकीन है जिस एतबार से सजाद साहब का इस वक्त जो मुझे लग रहा है, तो मुझे क्या चाह रहा है कि अगर उसको जरूरत पड़ी आगे भी मेरे सपोर्ट की, मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। जहां तक मेरा जाती ताल्लुक है, मैंने पंचायती राज के इलेक्शंस भी खुद किए हैं सारे। आप अंदाजा लगाएंगे 350 नॉमिनेशन फॉर्म ऐसे हैं जिनके सब पर मेरे एफिडेविट्स पर मेरे सिग्नेचर है। हालात इतने खराब थे, मुझे नहीं लगता। मैं जब पीडीपी में था, मैंने एक दिन गुलिस्तान टीवी पर इंटरव्यू दिया, तो मैंने कहा कि जिसको पॉलिटिक्स करनी होगी उसको चाहे कि वो इलेक्शन लड़े, वोट मांगे, वोट दिलाए। हालांकि मुझे उस वक्त पार्टी नाराज हो गई कि इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, और आज सब लड़ रहे हैं। तो मेरा तो पर्सनल एजेंडा है, मैं समझता हूं कि वोट मांगना इबादत है। जितना बेहतर तरीके से मांगा जाए उतना बड़ा सवाब है, और जितना बेहतरीन कैरेक्टर के साथ मांगा जाए उतनी डेवलपमेंट हो सकती है। देखिए, मेरी आदत है, मैं 24 घंटा पब्लिक के साथ घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। ऑफिस में भी बड़ा रश लगता है, घर में भी बड़ा रश लगता है। फिर आपने पार्टी का नाम दोहराया, मुझे पार्टी नाम से बड़ी नफरत है। जिस पार्टी के अंदर में कैरेक्टर मुझे नजर आए, जो पार्टी हैंडल करता हो, अगर मुझे लगे कि बड़गाम की बेहतरी के लिए उसका कैरेक्टर वाकई आने वाले दिनों में बेहतर साबित होगा, तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं। नहीं कह सकते पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही सही। मैंने सजाद साहब की जात के हवाले से बात की, नॉट एज पीपल्स कॉन्फ्रेंस। मेरे मुकाबलों की दास्तान शायद आप भूल गए। मेरा जैसा कोई कांटे की टक्कर खेलने वाला खिलाड़ी है इस पॉलिटिक्स में। आपको मालूम है कि जिस वक्त मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ, सरकार हमारी थी पीडीपी की, मरकजी सरकार का अलायंस थे हम, और अंदाजा लगाए कि हालात यहां मैंने पहुंचाए हराने के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब को, कि कश्मीर पुलिस ने मेरे असेंबली सेगमेंट में 3 जगह गोली चलाई वोट डालते वक्त सुबह 8 बजे। मासूम नेते 3 लोगों को मारा गया, और यहां पर जो वोट परसेंटेज पड़ना था उसको फ्लॉप कर दिया गया। दूसरा मेरा असेंबली इलेक्शन, आप ही की जो नेशनल सतह की जो आपके चैनल्स हैं, गवाह हैं आप लोग, मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को हराया। जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स डिसीजन चेंज किया गया कि 910 वोटों से उमर साहब ने जीता। ये मुसीबतें मैंने देखी है, कांटे की टक्कर मैं जानता हूं, मुकाबले मैंने देखे। तो ये कौन सी बड़ी बात आपने देखी? और जहां तक मेरा तजज़िया, कोई मुकाबला नहीं। उमर साहब भाग कर आए श्रीनगर से। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ज़माना था, ये कह रहे थे कि खंबे को वोट दें। आज देखिए, श्रीनगर वाला लड़ रहा है बारामूला में, बड़गांव वाला लड़ रहा है श्रीनगर में, गांदरबल वाला लड़ रहा है राजौरी में। ये खाना बेदोशी की पॉलिटिक्स खानदारों और घर में बसने वाले लोगों का क्या खैर का साबित हो सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सब, थैंक यू।